तो हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है? देखो, हमारा जो फर्स्ट रूल था वो फर्स्ट रूल क्या कहता था, अगर हमारे सेंटर एटम के पास किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमारी ज्योमेट्री और शेप जो है वो दोनों सेम ही होगी। लेकिन हमारा जो रूल सेकंड है वो रूल सेकंड ये कहता है कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को दोनों प्रेजेंट है तो हमारी जो शेप है और हमारी ज्योमेट्री है वो दोनों डिफरेंट होंगी। लेकिन जो बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, बॉन्ड एंगल और शेप की बात करें तो वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हमारा जो बॉन्ड एंगल और शेप और ज्योमेट्री तीनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें शेप और बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है। रूल सेकंड क्या कहता है? व्हेन इन द मॉलिक्यूल सेंटर एटम आर सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी कि हमारा जो सेंटर एटम है किसी मॉलिक्यूल में वो अगर बॉन्ड पेयर सारे के सारे बॉन्ड पेयर से सराउंडेड न हो करके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड हो, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे सेंटर एटम पर प्रेजेंट हो, देन क्या होगा? देन ज्योमेट्री एंड शेप जो है विल बी डिफरेंट होगी। जो शेप और ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी, लेकिन बट बॉन्ड एंगल एंड शेप मे और मे नॉट अफेक्टेड, यानी कि जो बॉन्ड एंगल और शेप की अगर बात करें तो वो हमारा अफेक्टेड यानी कि बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। तो चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? NH3 का। यहाँ पर NH3 की बात करें तो जो नाइट्रोजन है सेंटर एटम है उस सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज है। नाइट्रोजन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, और टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री होनी चाहिए तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.28। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 होता है। यानी कि यहाँ का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 107 डिग्री होते हैं, न कि 109.28 होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, हमने बात की थी CH4 की। CH4 में जो कार्बन है वो भी sp3 है, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होती है, और बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल उसका 109.28 होता है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक लोन पेयर, ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आ जाता है। यहाँ पर देखो, ये लोन पेयर आ जाता है। इस लोन पेयर की वजह से यहाँ का रिपल्सन फैक्टर है, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा रिपल्सन लगाता है इन बॉन्ड पर। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन लगाएगा तो ये बॉन्ड क्या करेंगे? अंदर की तरफ अपने आप को धकेलेंगे। अब अंदर की तरफ अपने आप को धकेलेंगे, कुछ इस तरीके से ये अपने आप को धकेलेंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये रिपल्सन लगा रहा है, इसका रिपल्सन फैक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें दो स्ट्रॉन्ग चुंबक की, तो स्ट्रॉन्ग चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे, यानी कि उनका जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू लो मैग्नेट। ठीक है, लो मैग्नेट में क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे ही जो हमारा लोन पेयर है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो देखो, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और ये क्या है? लो मैग्नेट है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और लो मैग्नेट तो काफी ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू लो मैग्नेट। देखो, यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड पेयर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, न कि अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो चुंबकीय होती हैं, जो मैग्नेट्स होती हैं, उनमें रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल रिपल्सन देखने को मिलता है, तो हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। ये स्ट्रॉन्ग चुंबक है हमारी और ये हमारी लो है, इतनी स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं है, तो इनके बीच में रिपल्सन तो होगा। ये जो बॉन्ड एंगल है वो तो बढ़ जाता है और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है। यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये घट जाता है। 109.28 होना चाहिए, होता कितना है? 107 डिग्री। ठीक है, ये घट जाता है और ये हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है क्योंकि इसका रिपल्सन बहुत ज्यादा लग रहा है। अब रिपल्सन लग रहा है इसका,
तो इसे स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए इससे ज्यादा जगह चाहिए, तो इसे ज्यादा जगह इस तरीके से मिलता है। ये जो है एंगल, ये जो एंगल है इनके बीच में, एंगल घट जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमें शेप देखने को मिलती है, ठीक है। ये है NH3 की बात। NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, वो घट जाता है, जो 160 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें H2 की, ठीक है, यहाँ पर H2 की अगर बात करें तो जो सेंटर एटम है, यहाँ पर जो सेंटर एटम है, वो सेंटर एटम वो ही sp3 हाइब्रिडाइज है, ऑक्सीजन है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, 109.28 बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 का बॉन्ड एंगल होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब एक लोन पेयर था तो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा था हमें, तो अगर 2 लोन पेयर होंगे, मान लो अगर इसे हटा दें हम और यहाँ पर एक और लोन पेयर लगा दें, तो हमें H2 कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 2 लोन पेयर हैं, इनके बीच में रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होता है। देखो, ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह बिहेव करेंगे, जिनके बीच में केवल रिपल्सन फैक्टर काम करता है, अट्रैक्शन नहीं करता। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो ये इस तरीके से जाएगा या ये इस तरीके से जाएगा, जिससे इनका बॉन्ड एंगल ये घटा देगा। यानी कि इनका जो बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि यहां से जो ये रिपल्सन लग रहा है, इस रिपल्सन की वजह से और इस रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक दूसरे का जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल घट करके 104.5 डिग्री हो जाता है। इसलिए इनका बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली हमें 104.5 देखने को मिलता है। और जो शेप होती है, वो शेप इसकी देखने को मिलती है हमें बेंट शेप या फिर वी शेप देखने को मिलती है, ठीक है। वी शेप, देखो यहाँ पर वी शेप है, मतलब लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे, और शेप हमेशा लोन पेयर को कंसीडर नहीं करती है। जिमेट्री देखो, यहाँ पर जिमेट्री जो है वही टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिमेट्री तो वही है, टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप क्या हो जाती है, इसकी शेप हो जाती है पिरामिडल शेप। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसमें जो ये सल्फर है, ये जो सेंटर एटम है, वो sp3d हाइब्रिडाइज है। तो sp3d हाइब्रिडाइज है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और इसकी जो शेप होगी वो शेप होगी सीसा शेप। देखो यहाँ पर इस लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर आ जाता है, इसकी वजह से ये दोनों एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड सीधे न होकर के थोड़े मुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, जिससे इनका जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ का बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है, ठीक है। अभी तक सारे के सारे ऐसे एग्जांपल की बात की है हमने जिनमें बॉन्ड एंगल और जो जिमेट्री, जिनमें बॉन्ड एंगल और शेप है दोनों जिमेट्री से डिफरेंट है। आगे हम बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसके, ये क्या है, ये है हमारा XeF2 है। देखो यहाँ पर अगर Xe की बात करें तो Xe क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज है। अब sp3d हाइब्रिडाइज है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ये बॉन्ड एंगल तो हमारा होना चाहिए, ये बॉन्ड एंगल हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 120, ठीक है। और जो ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एक्सियल और इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल पोजीशंस है, ठीक है। इक्विटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, और इक्विटोरियल इनका बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये हमारा वो ही 120 होना चाहिए, इसका भी 120 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इक्विटोरियल का 120 और एक्सियल इक्विटोरियल का 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ही होता है, क्यों होता है, देखो यहाँ पर लोन पेयर जो है इक्विटोरियल पोजीशन पर है। अगर यहाँ पर एक लोन पेयर होता ना तो बॉन्ड एंगल पर फर्क पड़ता है, बॉन्ड एंगल और शेप पर फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तीनों के दोनों जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर तीनों के तीनों जो है वो कुछ इस तरीके से है। देखो कुछ इस तरीके से ही है,
देखो यहाँ पर जो ये है ये कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर ये रिपल्सन लगाएंगे तो ये इस तरफ धकेलेगा, और इस तरफ धकेलेगा तो यहाँ पर भी रिपल्सन लगाएंगे। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है किसी का भी घट नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर एक लोन पेयर को हटा करके यहाँ पर बॉन्ड पेयर चिपका दे तो ये आराम से इस तरफ आ सकते हैं, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ा सकते हैं, यहाँ का बॉन्ड एंगल और यहाँ का बॉन्ड एंगल घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे इक्वेटोरियल पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में समान रूप से, तो इनके बीच में सेम तरीके का रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसलिए इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 ही रहता है। और इनका जो शेप है वो शेप सेम टू सेम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम बात करें XeF2 की, तो उसमें हमारा जो बॉन्ड एंगल है और जो हमारी शेप है वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें XeF4, देखो यहाँ पर XeF4 है, सेंटर एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो ये sp3d2 होगा। ठीक है, sp3d2 होगा, तो इसमें जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दो लोन पेयर कहाँ पर है, दो लोन पेयर कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी बॉन्ड हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर क्या आ रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इक्वेटोरियल पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यहाँ पर रिपल्सन लगाता है तो ये यहाँ पर भी रिपल्सन उतना ही लगाएगा, तो ये बॉन्ड यहीं पर रहेगा, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है, यानी कि इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सेम है, वो दोनों सेम ही रहेंगे, और बॉन्ड एंगल जो है वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही रहेगा। यानी कि हमारी जो बॉन्ड एंगल और शेप है वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग रहेगी। इसमें XeF4 में, ठीक है, XeF4 में तो हमारे जो लोन पेयर है वो XeF2 और XeF4 में कोई भी अफेक्ट नहीं डाल पाते हैं ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल पर, यानी कि तीनों के तीनों सेम रहते हैं XeF4 और XeF2 में। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, जिनमें ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल तीनों सेम रहते हैं। तो अगर हम बात करें रूल थर्ड की, तो रूल थर्ड क्या कहता है, कि डबल बॉन्ड नीड मोर स्पेस। जो डबल बॉन्ड होता है उसे ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये रिपल्सन लगाता है इन पर। ठीक है, इन पर रिपल्सन लगाएगा तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो घट करके इस तरीके से हो जाता है। अगर हम बात करें CO3 यानी कि कार्बोनेट आयन की, तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल है, वहां पर देखो यहाँ पर जो सेंटर एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये सारे बॉन्ड एंगल 120 होने चाहिए, लेकिन 120 नहीं होते, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल कम होगा, तो ये 120 से ज्यादा होगा, ये 120 से कम होगा। यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारा CO3 यानी कि कार्बोनेट आयन है। ठीक है, कार्बोनेट आयन की बात करें तो सेंटर एटम कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सारे के सारे बॉन्ड बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है इसके बीच में ये यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल बना रहता है। जो रेजोनेंस होता है ना वो काफी ज्यादा तेज होता है, यानी कि 1 सेकंड में ही काफी बार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल सारे 120 ही होंगे, यहाँ पर 120 से ज्यादा और 120 से कम नहीं होंगे। किस केस में, CO3 के। अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड के, तो फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं है ना, इसी वजह से यहाँ